तो अपन ने टीडीएस टीसीएस एक नया टॉपिक चालू किया था, जिसमें से टीडीएस वाला टॉपिक आई बिलीव पूरा खत्म कर दिया था क्या? हाँ क्या? ऐसा हो गया था क्या अपना? ऐसा सिर्फ मेरा हुआ था कि आपका भी हो गया था? आपका भी हो गया था। तो जब आपका भी हो गया था तो उसमें हमने टीडीएस एंड टीसीएस, ये दो एरियाज अपन ने डिस्कस किए थे। टीडीएस तो पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया, उससे रिलेटेड लॉ भी समझा दिया, 51 उसका पूरा प्रोसेस भी बता दिया, कौन डिडक्टर होता है, कौन डिडक्टी होता है, कब टीडीएस डिडक्ट करना, कब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, हु आर द पर्सन्स हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो वो चार तरीके के लोग, करेक्ट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एंटरप्राइज हो, करेक्ट, लोकल अथॉरिटीज हो, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, नोटिफाइड हो, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर एक्ट हो, करेक्ट। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, करेक्ट, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति हो, तो ये सब लोगों ने क्या करना है, ये सब ने टीडीएस डिडक्ट करने की ऑब्लिगेशन रहता है। लेकिन कब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, अगर वो आपस में ही एक दूसरे को सर्विस दे रहे हो, चाहे डिस्टिंक्ट पर्सन हो या एनी अदर पर्सन। तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सर्विस दे रही है या गुड्स दे रही है, तो उसमें टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। पर टीडीएस जो डिडक्ट करना था वो तभी डिडक्ट करना था अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000, और अगर एक्सीड करता है तो रेट ऑफ टीडीएस इज 2%, 1% ईच। जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया, अगर कब डिडक्ट नहीं करना है, अगर मान लीजिए लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच रेसिपिएंट इज लोकेटेड, करेक्ट। यानी कुल मिला के सप्लायर आपको बिल दे रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी का, लेकिन रेसिपिएंट जो है वो किसी दूसरे स्टेट का है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको टीडीएस अंडर जीएसटी डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन नहीं रहता। प्रोविजो टू 51(1) ये अपन ने सीखा था। उसके बाद देखा था जो भी टीडीएस डिडक्ट किया, अगला काम होता है डिडक्ट करने के बाद उसको पे करना। तो पे करिए बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे ही आपने 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में पे किया, तो उसके बाद आपने एक रिटर्न फाइल करना है। वो रिटर्न फाइल होता है GSTR 7। जैसे ही आपने रिटर्न फाइल किया, डिडक्टी ने जाके अपने पोर्टल में उसे एक्सेप्ट करना है, टीडीएस एंड टीसीएस, करेक्ट। जैसे ही उसे वो एक्सेप्ट करेगा तो इट गेट्स क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हुआ, तो उसके बाद डिडक्टी जो है वो उसे अपनी लाइबिलिटी यूज करने के लिए, अपनी लाइबिलिटी के लिए उसे यूज कर सकता है, करेक्ट। तो ये अगर डिडक्टर ने एक्सेस अमाउंट डिडक्ट कर दिया है और पे कर दिया है, तो कल को चाहे तो वो एक्सेस अमाउंट को रिफंड भी क्लेम कर सकता है, करेक्ट। तो ही कैन क्लेम द एक्सेस अमाउंट एज डिडक्शन। सिमिलरली अगर डिडक्ट, लेकिन वो रिफंड उसको कब नहीं मिलेगा, वो रिफंड उसको तब नहीं मिलेगा अगर इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द डिडक्टी एंड इज क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो एक बार अगर वो उसके कैश लेजर में क्रेडिट हो गया, तो फिर डिडक्टर को रिफंड नहीं मिलेगा, फिर जो भी यूज करना है वो डिडक्टी यूज कर सकता है। वो अपन ने देखा था, करेक्ट। ये सारी बातें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी। उसके बाद अब यानी जो डिडक्टी के फॉर्म पे आएगा वो उसको मिलेगा। वो भी आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल टीडीएस, तो सपोज टेक अ केस ऑफ डिडक्टी। तो अभी डिडक्टी मान लीजिए, तो टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। तो टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे डिडक्टर ने अपना काम किया होगा, टीडीएस डिडक्ट किया होगा, 10 तारीख को पे किया होगा और GSTR 7 फाइल कर दिया होगा। जैसे ही GSTR 7 फाइल किया, नाउ अगर हम डिडक्टी की बात करें, देखिए अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज जीरो। टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड, कौन से महीने पे आ गए, जनवरी का क्यों देख रहे हैं अपन, जनवरी तो चल रहा है। तो वी हैव टू सी दिसंबर। ये देखिए दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल तो ट्रेड नेम लीगल नेम ऑफ डिडक्टर, ठीक है। ये तो डिडक्टर जो भी, अपने को उससे मतलब नहीं है। तो ये डिडक्टर कोई व्यक्ति होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या उनके द्वारा ऑथराइज्ड कोई एंटिटी, करेक्ट। तो उन्होंने टीडीएस डिडक्ट करना है टैक्स पीरियड GSTR 7। तो उसने अपना GSTR 7 फाइल किया होगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर बाय 10th of January, 10 जनवरी तक। लेकिन वो 7 तभी फाइल कर सकता है जब उसने पे कर दिया हो, तो पहले उसने पे किया होगा।
फिर उसने GSTR 7 फाइल किया, GSTR 7 फाइल टैक्सेबल वैल्यू बता दी। अब काम की चीजों पे ध्यान दो। मैं आप फिगर याद कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट क्या कर रहा है। देखो सेंट्रल स्टेट 1-1% है क्या, 1-1% उसने TDS डिडक्ट कर लिया तो टोटल हो गए 2%। करेक्ट। नो एक्शन टेकन, नो एक्शन टेकन मतलब कौन लेगा, अभी डिडक्टी ने, डिडक्टर ने तो जो अपना काम था कर दिया, तो उसने रिटर्न फाइलिंग तक उसका आखिरी काम था उसने कर दिया। अब आपका मतलब ऑटोमेटिकली डिडक्टर ने डिडक्टी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पर ये मैनुअल जमाना खत्म हो गया है कि डिडक्टर जाके डिडक्टी को सर्टिफिकेट देगा। उसने रिटर्न फाइल किया, अब डिडक्टी खुद अपने पोर्टल से उसे डाउनलोड कर सकता है। बस उसके लिए उसको छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम क्या, सेलेक्ट एक्सेप्ट, ले तेरे सामने स्टेटस एक्सेप्टेड। करेक्ट। तो स्टेटस गेट्स एक्सेप्टेड। अब स्टेटस एक्सेप्ट हुआ तो अब आप ये इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, अब आ गया बाहर, अभी आ गया। अभी अभी क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल, प्रोसीड टू फाइल, रेडी टू फाइल, रेडी टू फाइल, लाइव स्टेटस चल रहा है सब कुछ आपके सामने। करेक्ट। अभी रेडी टू फाइल में, अभी रेडी टू फाइल के बाद अगला काम, अगला काम सेलेक्ट तो करना पड़ता है ना, सेलेक्ट फाइल। अभी जैसे ही फाइल किया, यू आर अबाउट टू फाइल, अबे देखो ये फाइलिंग स्क्रीन में चला गया। अब अगर मैंने कर दिया तो उसको OTP चला जाना है। आप तो उड़ जाते हो, मैं भी आ जाता हूँ कभी कभी, अगर उसको अभी उठा दिए तो सोचो। तो इसलिए अब आप प्रोसेस समझ गए। देख उसकी तो कोई क्लास नहीं है ना, तो फॉरगिव हिम। जैसे ही पे किए, एक्सेप्ट किए, इट गेट्स क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर आप तो किए नहीं है, पैसा कैसे आ गया, तो इसी महीने का TDS होगा ऐसा जरूरी है, पहले के भी हो सकते हैं। तो दिस इज अवेलेबल एज अ क्रेडिट बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब जो भी लाइबिलिटी होगी सब्सिक्वेंट मंथ्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। या मुझे अगर लगता है कि भैया इतनी लाइबिलिटी तो बनेगी नहीं, ये पैसा कब से ऐसे ही पड़ा है वेस्ट, क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है, तो ये पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है आपके कैश लेजर में, जिसको आपको पता है आगे यूज होना नहीं है ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्लेम रिफंड। ले रिफंड, सर रिफंड करने वाले हो? लो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। तो जैसे ही ये हुआ, तो ये रिफंड के कई सारे रीजंस होते हैं, तो अपन ने एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है जो भी, क्रिएट रिफंड। अब ये सीधा ऐसा किया, रिफंड एप्लीकेशन, पैसा अकाउंट में ऐसे नहीं आता है। करेक्ट। तो यहाँ तो बस एप्लीकेशन होगा, उसके बाद की कहानी फिर आप सीखना चाहते हो तो आपको पहले इंटर क्लियर करना पड़ेगा। करेक्ट। और ऑब्वियस सी बात है ऑफिसर से समझाना पड़ेगा कि क्यों आपको रिफंड लेना है। ठीक। तो अल्टीमेटली यानी TDS का प्रोसेस पूरी तरीके से सीख गए, हाँ कि ना। तो 7A स्टेटमेंट, पेमेंट, पेमेंट भी होता है, वो पेमेंट वाले चैप्टर में एक आध असली पेमेंट करके भी बता दूंगा आपके सामने, आप ही का बैंक अकाउंट यूज करके। करेक्ट। क्या आपने कैसे पेमेंट करते हैं GST आपने सीखना है ना, तो कैसे पेमेंट होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक। तो बड़े आगे TDS, आप बोलिए TDS का कोई भी सवाल में गलती करना है आपने, 51(1) से लेके 51(8) जितने भी सबसेक्शन हमने पढ़े वो पूरे TDS के आपको पूरी तरीके से याद है, हाँ कि ना, बोलिए। क्या आपको 51(1) पता है, ये 4 डिडक्टर होने चाहिए? क्या उसका प्रोविजो पता है कि कब TDS डिडक्ट नहीं करना, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच डिडक्ट इज लोकेटेड। करेक्ट। फिर किस पे डिडक्ट करना है, तो एक्सक्लूडिंग टैक्स पे डिडक्ट करना था। 51(2) ने 10 दिन में पेमेंट करने की बात बोली, 3 ने सर्टिफिकेट देने की बात बोली इन सच फॉर्म, अब तुझे पता है वो फॉर्म 7A। 4 डिलीट हो चुका है। 5 जो है वो अगर आप ये सब करना चाहते हो तो डिडक्टर ने रिटर्न फाइल करना है और फिर डिडक्टी को उसका क्रेडिट मिलेगा। 6 जो है, अगर डिडक्टर ने ये काम 10 दिन तक नहीं किया, यानी यही जो 7 है उसने 10 तारीख तक फाइल नहीं किया, तो फिर ये जो भी पेमेंट था वो पेमेंट पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50। फिर 7 में बोला अगर कुछ डिफॉल्ट किया, गलती किया, तो उसकी सजा जैसा 73 74 में होता है वैसी मिलेगी। 73 वाज नॉन फ्रॉड केस, 74 वाज फ्रॉड केस। और 8 बोलता है रिफंड, ये रिफंड उसी की बात हुई कि अगर आपका कुछ एक्सेस पैसा पड़ा है, तो अगर डिडक्टर ने ज्यादा पेमेंट, मान लो डिडक्टर ने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, लेकिन जब उसने GSTR 7 फाइल किया तो पता चला एक्चुअल में उसका पेमेंट लाइबिलिटी बनता ही 80,000 है, उसने गलती से 1 लाख पेमेंट कर दिया। आप सोच रहे डिडक्टर क्यों रिफंड लेगा, उसने तो पैसा काटा और पे कर दिया।
अब पे कर रहा है, उसने 10 लोगों का पैसा काटा, अब कितना अलग अलग पैसा काटा उसको ध्यान नहीं था, तो 10 तारीख को उसने ऐसे ही 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। लेकिन बाद में जब उसने कैलकुलेशन देखा तो पता चला एक्चुअल डिडक्शन 80,000 का ही था, तो 20,000 तो उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब वो 20,000 क्या करेगा? सो दैट 20,000 कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड बाय द डिडक्टर। पर उसके लिए उसने GSTR 7 भी 80,000 का ही फाइल किया होगा, तभी तो 20,000 एक्सेस था, एंड देन ही कैन क्लेम 20,000 रिफंड। लेकिन मान लो उसने GSTR 7 पूरे 1 लाख का फाइल किया, पूरी डिटेल जो है अलग अलग लोगों की 1 लाख की दी है, तो 1 लाख की दिया तो वो तो जिसकी जिसकी डिटेल दी सबके अकाउंट में चला गया पैसा, सबके कैश लेजर में। वही चीज बोल रहा है प्रोविजन में कि एक बार अगर वो डिडक्टी के कैश लेजर में चला गया, देन डिडक्टर को रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने तो 1 लाख काटा और वो पूरा डिडक्टी के अलग अलग नाम से जमा कर दिया। एक बार जमा कर दिया तो फिर डिडक्टर को रिफंड नहीं मिलेगा, फिर जो भी काम करना है डिडक्टी ने करना है लॉ में। तो डिडक्टी अपना कैलकुलेशन करे, उसका एक्सेस है तो वो रिफंड क्लेम करे, डिडक्टर को रिफंड नहीं मिलता। दैट इज प्रोसेस ऑफ टीडीएस। अब टीडीएस के बाद अगला कहानी जो है वो टीसीएस का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिटेल में समझाया था व्हेन वी स्टडीड द टॉपिक चार्ज अंडर जीएसटी, जिसमें हमने 9(5) उसको पूरी तरीके से डिटेल में देखा था, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ऑब्लिगेशन था टैक्स पे का। तो दो तरीके के ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक जिन पे 9(5) लगता है और एक जिन्होंने 52 फॉलो करना होता है टीसीएस कलेक्ट कर। मैक्सिमम केस में जो 52 फॉलो करते हैं उन्होंने 9(5) में एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और जिन पे 9(5) की एप्लीकेबिलिटी है वो 52 फॉलो नहीं कर। करेक्ट। तो अब जैसे 9(5) के अंदर कौन आ गए, तो 9(5) के अंदर आ जाते हैं ओला उबर वगैरह, तो उस पे जीएसटी पे करने का ऑब्लिगेशन इज ओनली ऑन द ओला उबर। वहां पे टैक्सी ड्राइवर, सर्विस प्रोवाइडर इज टैक्सी ड्राइवर, सर्विस रिसीवर इज यू, लेकिन द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज ओला उबर। तो ये एक थर्ड पार्टी था, ई कॉमर्स ऑपरेटर था, जिसपे टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन। तो ओला उबर ने आपसे पूरा 105 रुपए लेना था, 5 रुपए जीएसटी का फॉर एग्जाम्पल उसने गवर्नमेंट को पे करना है, 100 रुपए बचा, वो 100 रुपए में से अपना कमीशन प्लस जीएसटी उसने डिडक्ट करना, और जो बैलेंस बचना था वो उसने टैक्सी वाले को पे करना। तो ये प्रोसेस था व्हेन यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(5), जो हम ऑलरेडी देख चुके। लेकिन वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेम काम जोमेटो स्विगी ने भी करना है 1 जनवरी 21 या 22 ऑनवर्ड्स, तो आज की तारीख में तो एप्लीकेबल है ही। तो जोमेटो स्विगी ने भी अब सेम प्रोसेस में आपसे पूरा पैसा लेना है, उसका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को पे करना है, फिर जो पैसा बचेगा उसमें अपना कमीशन काट के बैलेंस पैसा रेस्टोरेंट वाले को देना है। करेक्ट। तो ऑल दीज आर लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(5) एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन अब टीसीएस, टीसीएस की जब बात करते हैं तो टीसीएस कलेक्ट करने का ऑब्लिगेशन आता है अंडर सेक्शन 52। नाउ दिस इज वेरी मच इन लाइन विथ टीडीएस। जो आपने टीडीएस का प्रोसेस देखा, टीसीएस का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस रिवर्स हो जाता है। वहां पे डिडक्ट करने की बात बोल, यहाँ पे कलेक्ट करने की बात बोल। अब कलेक्ट कैसे करना है, तो इधर है एक ई कॉमर्स ऑपरेटर, सॉरी, इधर है एक सेलर। हु इज द सेलर? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? एक सेलर है। इधर है एक मिस्टर वाई। हु इज ही? इज द एक्चुअल बायर। तो ये बायर है। सेलर का है? इलेक्ट्रॉनिक टीवी बेचने का काम है उसका। करेक्ट। अभी बायर ने टीवी खरीदनी है, बायर ने टीवी खरीदने, तो उसका सिंपल सा प्रोसेस क्या है? बायर सेलर के पास जाएगा, टीवी खरीदेगा, पैसा देगा, आ जाएगा। सेलर ने बायर को बिल बना के देना है, बायर का खुद का बिजनेस होगा तो आईटीसी लेगा, अदरवाइज पर्सनल कंजम्पशन आईटीसी ब्लॉक, यही कहानी होगी। इसके अलावा और कोई कहानी हो सकती है? ये नॉर्मल सेल परचेज। लेकिन सेलर जो है मान लो दिल्ली का है, अब बायर जो है वो मान लो छत्तीसगढ़ का है। अब बायर छत्तीसगढ़ का है, तो अब टीवी खरीदने तो दिल्ली जाके तो टीवी खरीदेगा नहीं, अब प्लस वो तो घर से निकलना भी पसंद नहीं करता है। तो अब इधर कौन बैठा है? अब इधर बीच में बैठा है अम्मा जान। तो किसकी अम्मा जान? ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में इधर बैठा है अमेजोन एंड ई कॉमर्स। अब ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर बैठा है, प्रोसेस ये है कि अब बायर जो है
वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट जिसमें दूसरे सेलर्स अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसको यूज कर रहा है और उसमें एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट वही सेलेक्ट किया, टीवी, जिसकी कीमत है 50,000। तो एक टीवी है जिसकी वैल्यू 50,000 है और उसमें जीएसटी, आईजीएसटी होगा क्योंकि दिल्ली से छत्तीसगढ़ आ रहा है। तो 50,000 का 18%, 9,000, 59,000। अब ये जो 59,000 है, बायर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया किसके पास? अमेजॉन के पास। अब जैसे ये ऑर्डर प्लेस किया, अमेजॉन ने तुरंत ये ऑर्डर सेलर को देना है, सेलर ने फटाफट टीवी पैक करनी है, बिल बनाना है और बायर को टीवी रवाना कर देनी है। अब जब टीवी जो बायर को पहुंची, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब प्रोसेस क्या? बायर ने पेमेंट किया, बायर ने पेड टू किसको? अमेजॉन। ये एक पहला ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन एक बैकएंड पे एक ट्रांजैक्शन और हुआ, और वो ट्रांजैक्शन क्या था? अमेजॉन ने पहले ही सेलर को बोल रखा था कि देख भैया, यू आर यूजिंग माय प्लेटफॉर्म, मैं तेरे को अपनी वेबसाइट यूज करने दे रहा हूँ और उसके थ्रू तेरा सेल्स बढ़ रहा है, इसलिए जो भी सेल होगा यार ध्यान रखना और उसके लिए कमीशन लगेगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट से जितने का भी सामान बेचा, मान लो वो बोलता है 30% कमीशन लूंगा फॉर एग्जाम्पल। अब उसने बोला 30% कमीशन चार्ज किया जाएगा। अब 30% कमीशन, इसका मतलब अब एक ट्रांजेक्शन जो और होगा वो होगा ट्रांजेक्शन नंबर 2। वो ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या होगा? एक कमीशन चार्ज किया जाएगा। वो कमीशन कितना होगा? 15,000। ये कौन किससे चार्ज कर रहा है? Amazon इज चार्जिंग फ्रॉम द सेलर। और कमीशन एक सर्विस है, और अमेजन साल भर में 20 लाख से ज्यादा की सर्विस तो दे ही देता होगा कमीशन के नाम। तो ये 15,000 पे भी जीएसटी ले लेगा। तो 15,000 पे अमेजोन ने भी लेट से जीएसटी ले लिया। अभी कहाँ का कौन सा जीएसटी वो छोड़ो, वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तो आईजीएसटी मान लेते हैं चार्ज किया होगा। अब चार्ज किया तो 15,000 का 18% यानी आ रहा क्या? चेक कर लो, 17,700। करेक्ट। तो ये 17,700 का कमीशन है। ये किसने किससे चार्ज करना है? टू चार्ज फ्रॉम सेलर। करेक्ट। अभी नॉर्मल कोर्स होता, नॉर्मल कोर्स में अब अपने को इसमें निकालना है अमाउंट टू बी पेड बाय अमेजॉन टू सेलर, क्योंकि अल्टीमेटली बायर ने पैसा तो प्रैक्टिकली अमेजॉन को दिया। तो ये पूरा 59,000 इज अवेलेबल विद अमेजॉन। ये पूरा 59,000 जो अमेजॉन के पास है, अभी अमेजॉन सेलर को बोलता है ला मेरा 17,700 रुपए ला। सेलर बोलता है दिमाग खराब हो गया है, तू मेरे को पैसा देगा, मैं तेरे को किस बात का पैसा दूंगा? बायर ने जो टीवी का पैसा तुमको दिया वो मुझे दो। तो अब अमेजॉन बोलेगा देख मैं तेरे को पूरा पैसा दूंगा, फिर तू मेरे को कमीशन का पैसा देगा, अपने को ऐसा सब काम समझ में नहीं आता। तो अमेजॉन ने क्या करना है? अपना पैसा वहीं पे डिडक्ट कर लेना है। अभी रिसीव्ड फ्रॉम बायर, बायर से टोटल पैसा तो 59,000 मिला। अब उसमें वो माइनस करना चालू करता है, लेस। क्या माइनस करेगा? कमीशन। तो सबसे पहले वो अपना कमीशन माइनस करेगा 15,000, फिर उसमें माइनस करेगा जीएसटी ऑन कमीशन 2,700। कितना बचता है? 41,300। बायर बोलता है, सेलर बोलता है चल भाई ठीक है इतना पैसा तो दे दे। अब ये 15,000 और उस पे 2,700 जो उसने जीएसटी चार्ज किया, इसके लिए अमेजॉन का ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी में एज अ आउटवर्ड सप्लाई 22(1) और 24। उसके अंदर अमेजॉन इज लायबल टू पे जीएसटी।
तो एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर अमेजोन का एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसने इस बेसिस पे लिया होगा हर स्टेट पे। लेकिन अब सवाल है, ये जो 2700 अमेजोन ने सेलर से लिया, अमेजोन के लिए ये आउटपुट है, सेलर के लिए उसका इनपुट बन गया, करेक्ट, आईटीसी, करेक्ट। अमेजोन ने तो अपना आउटपुट निकालना है, अगर अमेजोन का खुद का कुछ इनपुट होगा तो वो क्लेम करेगा और अपना रिटर्न फाइल कर देगा 1 and 3 भी, अमेजोन का काम खत्म। लेकिन अब सवाल है ये 50,000 और उस पर 9,000 जीएसटी। अब सवाल है ये 9,000 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को कौन देगा? बायर ने तो पे करना था, अल्टीमेटली इट हैज टू बी बोर्न बाय द एंड यूजर। बायर ने ये 9,000 पे कर दिया, लेकिन बायर ने ये पैसा दिया अमेजोन को। सवाल है गवर्नमेंट को ये पैसा कौन देगा? अमेजोन देगा कि सेलर देगा? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये 9.5 होता देन द लाइबिलिटी वुड हैव बीन ऑफ अमेजोन, लेकिन ये 9.5 तो है नहीं। तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी विल बी ऑफ द सेलर, क्योंकि टीवी किसने बेचा है? सेलर ने बेचा है। तो इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर टू मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट। तो इसलिए इस केस में अमेजोन ने जीएसटी का पैसा नहीं काटना है। अगर यही रेस्टोरेंट वाला होता तो रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया होता, इस 41,300 में 9,000 रुपए और काट दिया होता टैक्स का, क्योंकि ये 9,000 पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन भी जोमेटो स्विगी का। लेकिन ये तो अमेजोन है, इस पे ऑब्लिगेशन है नहीं 9.5 में, तो इसने टैक्स का पैसा 9,000 रुपए नहीं काटा। 41,300 दे रहा है, मतलब इसमें वो 9,000 टैक्स का भी दे रहा है, क्योंकि इसने 59,000 से चालू किया है कैलकुलेशन, करेक्ट। अब ये 41,300 सेलर को देने जा ही रहा था, उतने में गवर्नमेंट आ गई, खबरदार अगर तूने 41,300 सेलर को दिया, सेलर वेट कर रहा है अपने पैसे का, अमेजोन से अभी आएगा तभी आएगा, पैसा रुक गया उसका। अमेजोन ने बोला नहीं देना है, इतना बढ़िया, मेरा सेल हो जाएगा, मैं रख लेता हूं, तेरे पे एक काम है। बोले क्या? यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अभी तू सोर्स पे पैसा कलेक्ट कर ले, लेकिन साहब मैं कहां कलेक्ट कर रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं। देखा जाए तो प्रैक्टिकली मैं तो पैसा दे रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी में तो ये पैसा सेलर का है। दिस मनी बिलोंग्स टू सेलर, नॉट टू अमेजोन। तो इस पे अमेजोन पे ऑब्लिगेशन बोला कि आप उसका टैक्स कलेक्ट कर लो। बोले कैसे कलेक्ट करना है? बोले जितना रेट हम बोलेंगे उस रेट से आपको उसका टैक्स कलेक्ट करना है। किस वैल्यू पे कलेक्ट करना है बोलो? अब यहां पे आपने टैक्स किस वैल्यू पे कलेक्ट करना है? बहुत सारे अमाउंट इन्वॉल्व है, 50,000 कि 15,000 कमीशन दिया, उसको काटने के बाद 35,000, आखिर किस वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट करना? तो सीधी सी बात है, आप ये जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो किसका कलेक्ट कर रहे हो? सेलर का। तो सेलर ने सेल कितने का किया? 50,000 की टीवी बेची, 15,000 तो सेकेंड ट्रांजेक्शन है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने, सेलर ने 50,000 की टीवी बेची है बायर को। गवर्नमेंट बोलती है इसकी जानकारी हमको रहनी चाहिए। ऐसे कितने सेलर होंगे जो अमेजोन के थ्रू बेचते होंगे? तो इसलिए अमेजोन तू एक काम कर, ऐसे सारे नमूनों का टैक्स काट ले और टैक्स कलेक्ट करके हमको एक साथ जमा कर दे। यानी जितने भी सेलर्स तेरे थ्रू सामान बेचेंगे, जितने का भी सामान बेचा, वो सारे सामान की वैल्यू का 1% टैक्स काट ले। अच्छा सर, एक मतलब एक और एक दो, एक एक मतलब आधा आधा। तो टीडीएस का रेट है 2%, टीसीएस का रेट है 1%, क्योंकि मैं जब रेट बात करता हूं तो पूरी बात करता हूं। तो 1% यू आर सपोज टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। लॉ में पावर है 2% कलेक्ट करने का, लेकिन जीजाजी ने बोला 1% काफी है, तो 1% टैक्स आपने कलेक्ट करना। तो अब 1% जब टैक्स कलेक्ट करना है, तो अब अमेजोन क्या करेगा? अमेजोन सेलर को बोलेगा एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं आपको 41,300 भी नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे पे अंडर 52 एक ऑब्लिगेशन दिया है टू डिडक्ट और टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 50। और ये जो मैंने टीसीएस कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52, ये कितना कलेक्ट करना है? ये कलेक्ट करना है 1%। 1%, लेकिन 1% किसका? सेल वैल्यू का। तो सेल वैल्यू 59 नहीं है, सेल वैल्यू 35 नहीं है, सेल वैल्यू 41,300 भी नहीं है, सेल वैल्यू इज 50,000।
जितने का भी सामान बेचा आपने अमेजोन से, उसका 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। तो 1% यानी दिस 1% विल बी ऑफ 50,000, कितना, 500। तो अभी अमेजोन ने क्या करना है, ये 500 रुपए टीसीएस के नाम पे और काट लेना है। और ये 500 रुपए टीसीएस के नाम पे काटने के बाद अब जो बैलेंस अमाउंट बचा, बैलेंस क्या बचा, 40,800। इतना अमाउंट फाइनली इट इज पेड टू सेलर, पेड टू सेलर। तो अभी फाइनली 40,800 का चेक बना के अमेजोन ने सेलर को देना है। अब सेलर का दिमाग खराब हो रहा है, मैंने टीवी बेची थी 59,000 की और मेरे तक पहुंचा है 40,800, लूट डाला। करेक्ट। अब उसने तो सीधा 40,800 दे दिया होगा, तो सेलर ने बोला भैया ये 40,800 किस हिसाब से दिया। जब 59,000 मैंने बायर से फोन लगा के पूछा कितना पैसा दिया रे तू, उसने बोला 59,000। तो बोले तूने मुझे 40,800 क्यों दिया, बोले ये रही उसकी वर्किंग। तो 59,000 में 40,800 क्यों दिया गया, क्योंकि उसके लिए इतना पैसा अमेजोन ने सेलर का काट लिया। अब ये जो पैसा काटा गया, अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब अमेजोन ने क्या करना, एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, इसके लिए अमेजोन का एक रजिस्ट्रेशन होगा। ये तो उसकी खुद की सर्विस है, खुद का टर्नओवर है। तो अमेजोन के टर्नओवर में कितना जुड़ेगा, 59,000, 50,000 की 15,000। अमेजोन का टर्नओवर तो 15,000 ही है। वो 50,000 टर्नओवर किसका है, सेलर का है। उसका वो अमेजोन का टर्नओवर नहीं गिनाएगा, अदरवाइज पूरे इंडिया में जितना सामान बिकेगा सब अमेजोन में जुड़ जाएगा। अमेजोन का टर्नओवर इंडिया का टर्नओवर। तो इसलिए अमेजोन का टर्नओवर इज ओनली द कमीशन व्हाट इट इज रिसीविंग। बाकी तो सब वो एज अ प्योर एजेंट काम कर रहा है, इधर से ले रहा है उधर पैसा दे रहा है, उसको बाकी कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। तो ये जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, अमेजोन जब अपना जीएसटी लाइबिलिटी निकालेगा तो वो अपना आउटपुट जीएसटी निकालेगा 2,700। इनपुट जीएसटी अगर मान लो अमेजोन का कुछ खुद का इनपुट होगा तो वो क्लेम करेगा। अमेजोन मान लो अभी इस क्वेश्चन में उसका कोई इनपुट है ही नहीं, तो अमेजोन का इनपुट नील, तो जीएसटी पेबल कितना आएगा 2,700। तो ये 2,700 अमेजोन गवर्नमेंट को पे करेगा अपना, और अपना रिटर्न जो है 1 and 3B वो फाइल कर देगा। ये अमेजोन का एक रिटर्न हुआ। लेकिन ये 500 रुपए भी तो काटा था। अब ये 500 रुपए जो उसने काटा, इसका भी तो, ये पैसा भी तो अमेजोन के पास है, अमेजोन खुश हो गया। कल तक मेरे को 41,300 देना पड़ता था, 40,800 दूंगा। 500 रुपए बच गया, गवर्नमेंट ने बोला चल ठीक है ला हमारा पैसा। तो अब ये पैसा अमेजोन ने क्या करना है, ये पैसा अमेजोन ने एज अ टैक्स कलेक्टर एट सोर्स, टीसीएस, कलेक्ट करके रखा था। अब ये जवाबदारी अमेजोन की है कि ये सारा पैसा ऐसे जितने भी सेलर से कलेक्ट करके रखा था, ये सारा पैसा अगले महीने की 10 तारीख तक गवर्नमेंट को पे कर। और ये करने के लिए उसका एक अलग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। करेक्ट। तो उसके लिए अमेजोन अपना एक अलग से रजिस्ट्रेशन कराएगा एज अ टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। एक तो रजिस्ट्रेशन उसका एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर है, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। अमेजॉन बोलता है अभी साल में 20 लाख से ज्यादा तो टैक्स कलेक्ट करने ले, वो अलग चीज है, वो तो कमीशन के लिए होता है। 20 लाख से ज्यादा टैक्स क्यों कलेक्ट करना है तेरे को, उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं। इट्स अ केस ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जितना भी सामान बेचा आप उसका 1% टीसीएस काट लीजिए। करेक्ट। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का केस हुआ। करेक्ट। और इसके लिए आप क्या करना है, यानी रजिस्ट्रेशन, इसका तो रजिस्ट्रेशन अंडर 22(1), या फिर अगर इंटर स्टेट करता होगा तो 24, और इसका तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 कराना पड़ेगा। अलग दो रजिस्ट्रेशन होंगे अमेजोन के एक स्टेट में, एक तो एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर होगा, एक एज अ टैक्स कलेक्टर। करेक्ट। नॉर्मल टैक्स पेयर में रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आइदर 22(1) में आएगी या 24 में, कोई भी एक काम उसने कर दिया होगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला तो उसमें आता। यहाँ पे तो टैक्स कलेक्टर वाले में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ही आएगा 24 में। इसने जो अपना रिटर्न फाइल करना है, वो रिटर्न फाइल करना है GSTR 1 and 3B।
इसमें जो अपना इसने रिटर्न फाइल करना है वो फाइल करना है GSTR 8। तो इसने अब फाइल करना है क्या, GSTR 8। तो GSTR 8 वो फाइल करेगा। प्रोसेस पूरा सेम है, कलेक्ट करिए, जिस महीने आपने कलेक्ट किया अगले महीने की 10 तारीख को उसको पे करिए, 10 तारीख तक अपना एक मंथली रिटर्न फाइल करिए, और ये जो रिटर्न फाइल होगा ये फाइल होगा GSTR 8 में। करेक्ट। अब ये 8 में उसने फाइल कर दिया। करेक्ट। अब सेलर की बात करते हैं। सेलर क्या करेगा, सेलर भी तो अपना कैलकुलेशन करेगा। उसका आउटपुट GST आया था 9,000। मान लो ये 50,000 में टीवी बेची थी, तो इसने परचेज भी तो करी थी। परचेज किया था फ्रॉम मिस्टर जेड, और ये टीवी उसने खरीदी थी 30,000 में, जिसमें GST उसने दिया था 5,400। 30,000 में 5,400 GST, तो टोटल टीवी उसने खरीदी थी 35,400 में। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो अब ये जो परचेज किया, सेल्स टीवी, जो टीवी उसने खरीदी, खरीदी कितने में थी, 30,000 में। सिंपल है, 30,000 में खरीदा, 50,000 में बेचा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमने किया नहीं। अब ये जो 30,000 में खरीदा, तो 5,400 का उसके पास इनपुट भी था। ये जो 5,400 का इनपुट है, अब वो क्या करेगा, इसमें से यूज करेगा। लेट से उसके पास अवेलेबल है, सेम महीने परचेज हुआ, सेम महीने सेल हुआ, तो 9,000 उसका आउटपुट GST आया था, 5,400 उसका इनपुट GST आया। इसका मतलब GST लाइबिलिटी उसकी आ रही है कितने की, 3,600। अभी तक 3,600 उसको पे करना बनता है। वेरी गुड। इनपुट GST में एक तो परचेज का और एक कमीशन का। परचेज का 5,400 और कमीशन का 2,700। तो ये भी उसने ले लिया, तो पूरा इनपुट ले लिया। पूरा इनपुट लेने के बाद यानी 8,100, 8,100 का इनपुट मिल गया। अब उसका GST पेबल या लाइबिलिटी, यानी अब उस सेलर को GST लाइबिलिटी आ रहा है 900 रुपए। ये 900 रुपए नॉर्मली उसको पे करना था, लेकिन अचानक जो याद है अमेजॉन ने मेरा 500 रुपया काट लिया था। क्या बोल के, कि गवर्नमेंट ने बोला है टैक्स कलेक्ट करके हमको देने का। तो यानी ये 500 रुपए अमेजॉन का तो था नहीं, ये तो सेलर का था, जो अमेजॉन ने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो पे कर दिया, तो ये 500 रुपए सेलर के कैश लेजर में दिख रहा होगा। इट शुड हैव बीन अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो ये तो ऑलरेडी पेड पैसा है, तो ऑलरेडी पेड पैसा है, तो इसमें क्या करेगा, इसमें वो लेस करेगा TDS TCS क्रेडिट। तो जो भी उसके पास क्रेडिट अवेलेबल है, इस केस में TCS का क्रेडिट है, तो वो 500 रुपए उसका भी माइनस करेगा, और फाइनली GST पेबल का कितना बनेगा, 400 रुपए। यही तो बनेगा। तो दिस विल बी द फाइनल GST पेबल। तो ये सब काम सेम प्रोसेस अमेजॉन ने करना है, दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो फर्क 95 और 52 में क्या है, 52 का काम ऐसे होता है, जहां पे अमेजॉन का काम है अपना कमीशन और उसका GST का पैसा काटे, वो तो दोनों में काटता है, चाहे 95 हो चाहे 52 हो। लेकिन अब वो 1% TCS लेगा कि वो पूरा 9,000 रुपए टैक्स का काटेगा, ये डिपेंड करता है उसकी लाइबिलिटी 95 में है कि 52 में। अगर 95 में होती, अगर यही केस 95 का होता, इफ 95 का केस, आप समझ आ रहे हैं मैं 95 बोल रहा हूं तो, अभी भी कोई कंदोन दुनिया में तो नहीं है 95 क्या चल रहा है। अगर ये 95 का केस होता, तो अमेजोन क्या करता, 59,000 लेस 15,000 लेस 2,700, 41,300 आया। अब इसमें वो लेस TCS नहीं काटता, क्योंकि 95 में ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स इज ओनली ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स इज ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब अब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो 9,000 रुपए टैक्स उसने बायर से लिया था, ये पैसा भी काट देगा। ऐसी तैसी करा, 9,000 रुपए लेस, ये भी लेस हो जाएगा।
तो सेलर बोल रहा है कुछ देगा कि मैं कुछ पैसा दे दूं तेरे को टीवी बेचने का। तो 41,300 में सोचिए 9,000 भी कट गया और फाइनली 32,300 विल बी पेड टू द सेलर, विल बी पेड टू द सेलर। अब इसके लिए, और ये 9/5 का तो केस है नहीं, ये वाला केस 9/5 का नहीं है, लेकिन अगर 9/5 का होता तो ऐसा होता, ये बता रहा हूं आपको। करेक्ट। तो क्यों इसको 9/5 में नहीं डाला अमेजोन वाला केस को, सोचिए। क्या रीजन है अमेजोन के थ्रू बेचने वाले केस को 9/5 में नहीं डाला? अगर सोचिए ये 9/5 में चला जाता, अमेजोन ने तो क्या करना था, 9,000 रुपए टैक्स कलेक्ट करना था, गवर्नमेंट को पे कर देना था। अमेजोन दो टैक्स पे करता, एक तो 9,000 रुपए जो पे वो कर रहा है, लेकिन उसका है नहीं, वो सेलर के बिहाफ में पे कर दिया, और एक पे करता 2,700 खुद का टैक्स। खुद के 2,700 में तो जो भी इनपुट है वो ले लेता, 9,000 वाले के सामने तो कोई इनपुट यूज नहीं कर पाता, तो ये पूरा 9,000 गवर्नमेंट को पे होता। फिर सेलर का सोचिए, सेलर ने टीवी खरीदा था, टीवी खरीदते वक्त 5,400 रुपए टैक्स दिया था, अमेजोन को 2,700 रुपए जीएसटी अलग दिया कमीशन का। ये इनपुट किससे यूज करे? आउटपुट तो है ही नहीं, क्योंकि उसके आउटपुट का टैक्स तो अमेजोन पे कर रहा है, और वो 9,000 पूरा गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये 8,100 यूज किससे कर पाता? तो ऐसा होता कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलर बन जाता। तो सेलर तो एक तरीके से आत्महत्या जैसा मन करता उसका, करता नहीं वो एक और बात है, लेकिन मन तो करता। करेक्ट। तो इसलिए उसको ऐसा नहीं डाला गया अंडर 9/5। तो 9/5 में ऐसी सर्विसेज डाली जो या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, टैक्सी, ट्रेवल, ओला, उबर, कि हमने कहा टैक्सी वालों से पैसा लेना, इसलिए ओला उबर पे ऑब्लिगेशन डाल दिया, वहां पे ये काम होगा 9/5 वाला। रेस्टोरेंट वाले को शुरू के कई साल दे के देख लिए कि भैया तुम प्रॉपर 52 में तुम्हारा टैक्स कलेक्ट करते हैं, तुम प्रॉपर हमको टैक्स दो। समझ में आ गया कि रेस्टोरेंट वालों को भी समझ में नहीं आ रहा, तो उठा के गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट के बिजनेस को भी 9/5 में डाल दिया 2022 से 1 जनवरी। तो इसका मतलब अब रेस्टोरेंट के केस में भी जोमेटो स्विगी ने क्या करना, टैक्स कस्टमर से लेना और सीधा गवर्नमेंट को पे कर देना। अब वो रेस्टोरेंट वालों को देना ही नहीं है वो पैसा। करेक्ट। तो रेस्टोरेंट वाला सब गया, अब जो भी टैक्स आएगा ऑन रेस्टोरेंट सर्विस वो पूरा पैसा डायरेक्टली स्विगी ने गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो स्विगी भी दो टैक्स देगा गवर्नमेंट को, एक तो खुद का टैक्स जो कमीशन पे उसने जीएसटी चार्ज किया, और दूसरा रेस्टोरेंट का जो सामान बिका उस पे जो टैक्स आया उसका टैक्स, तो ये दो पैसा देगा। करेक्ट। अच्छा ये तो केस था 50,000 की टीवी बेच, ये प्रोसेस बोलो इतना समझ में आ गया। अच्छा मान लो उसने और भी कोई दो चार सामान बेचे होते, ऐसा करके साल मतलब उस महीने टोटल 2 लाख का सामान उस सेलर ने अमेजोन के थ्रू बेचा। अमेजोन ऐसे एक एक बिल का तो नहीं, पूरा टोटल करेगा महीने का जितना 1% काट लेगा, 2 लाख का सामान बेचा। लेकिन आप जानते हैं जब आप अमेजोन से खरीदते हैं तो कुछ सामान ऐसे फेंक भी सकते हैं। तो आपने कस्टमर एज अ बायर आपने सामान खरीदा था, एक 1 जनवरी को सामान खरीदा, समझ नहीं आया, 15 जनवरी को आपने वो सामान लौटा दिया। तो 1 जनवरी को बेचा तो वो 1 लाख के टोटल, 2 लाख के टोटल सेल में तो आ गया। फिर उसमें मान लो 40,000 का सामान रिटर्न भी कर दिया, तो अब सवाल है 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। अब अमेजोन 1% टीसीएस किस पे कलेक्ट कर, 2 लाख पे या 1,60,000 पे? क्योंकि एक बार तो उसने पूरा 2 लाख का सामान बेचा है, तो बिल तो पूरे 2 लाख के बन के अलग अलग बायर्स को गए होंगे। फिर उसमें से एक बायर का 40,000 रिटर्न आ गया, या हो सकता है किसी को पिछले महीने बेचे थे उसका इस महीने रिटर्न आ गया। तो अभी जो 1% कलेक्ट करना है वो किस वैल्यू का कलेक्ट करना, ग्रॉस वैल्यू कि नेट वैल्यू? नहीं तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, तू अंदाजा लगा रहा है कि अब ऐसे केस में 1% किसका कलेक्ट किया जाएगा। तो इसका भी जवाब 52 ही देता है कि अमेजोन ने 1% जो है वो ग्रॉस का नहीं नेट का ही कलेक्ट करना। इसका मतलब अगर कुछ उसके अमेजोन के थ्रू सेल हुआ और कुछ रिटर्न्स भी हुए, रिफंड्स हुए, तो वो सब माइनस करने के बाद जितना बचेगा उस वैल्यू पे 1%, मतलब नेट सेल्स का 1% टीसीएस नीड्स टू बी कलेक्टेड। फिर उसका एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करेगा, और इतना ही नहीं, फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन, और वो एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन क्या है कि उसने अपना एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल कर। ये मंथली तो हर महीने की 10 तारीख को कर ही रहा है, फिर एक एनुअल स्टेटमेंट भी भेजेगा पूरे साल भर का, कि साल भर में इतने इतने सेलर्स को इतना इतना सामान बेचा उन्होंने मेरे थ्रू, इतना इतना पैसा मैंने उनका आपको जमा कराया। तो दिस इज पूरा एनुअल स्टेटमेंट।
कि साल भर में मिस्टर एक्स ने मेरे थ्रू 50 लाख का सामान बेचा, मिस्टर वाई ने मेरे थ्रू 20 लाख का सामान बेचा, ऐसा करके एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल लोगों ने एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ये समझ लो टीसीएस वाले का एनुअल रिटर्न है। नॉर्मल लोगों ने अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है 9, कंपोजिशन वालों ने फाइल करना पड़ता था 9A, टीसीएस वालों ने फाइल करना पड़ेगा 9B। तो ये एनुअल रिटर्न है, फाइल की तारीख वही। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती थी? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर जैसे ही साल खत्म हुआ, अगले साल 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करना था। तो टीसीएस वालों ने भी अपना एनुअल स्टेटमेंट अगले साल 31 दिसंबर तक फाइल करना रहेगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो अभी देखो 52 जो है पढ़ रहा हूं, अब बताना इसकी कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई। एक क्विक रीडिंग ऑफ सेक्शन 52 कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखिए अब एक एक वर्ड यहां पे कलेक्टर को ही बोला जा रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। और कोई थ्रेशोल्ड वेशोल्ड नहीं, 2.5 लाख के ऊपर तो कलेक्ट करना, वो टीडीएस में था। टीसीएस में देयर इज नो थ्रेशोल्ड। अगर तू ई कॉमर्स ऑपरेटर है, हु इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? जो अपनी एक वेबसाइट देता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब सवाल है, रिलायंस ने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई है और उसमें तू प्रोडक्ट जो है वो स्टोर में जाके खरीदने के बजाय उस वेबसाइट से खरीद सकता है। इज रिलायंस एन ई कॉमर्स ऑपरेटर? द आंसर इज यस, रिलायंस इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि जो भी अपना प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचेगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। लेकिन सवाल है, क्या उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे 52 में कलेक्ट करना है? रिलायंस अपना ही टीसीएस खुद से ही लेगा? द आंसर इज नो। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो कहलाएगा रिलायंस, लेकिन वो ऐसा ऑपरेटर नहीं है जिसपे 52 का ऑब्लिगेशन है, क्योंकि 52 का ऑब्लिगेशन तब आता है जब आप अपनी वेबसाइट पे दूसरे का प्रोडक्ट बेचते हो। अगर अपनी वेबसाइट पे खुद का प्रोडक्ट बेचोगे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो हो, पर आपने टीसीएस कलेक्ट करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि आप टीसीएस तभी कलेक्ट करते हैं व्हेन यू मेक सप्लाईज ऑफ अदर पर्सन, और वो सप्लाई टैक्सेबल होना। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, every e-commerce operator, हर e-commerce operator, hereinafter referred to as operator, not being an agent, agent की बात नहीं कर रहे, shall collect, अब यहाँ पे collect करना है, an amount to be calculated at such rate not exceeding 1%. ये 1% क्या? ये maximum power है, कि पावर है 1% सीजीएसटी लेने का, लेकिन आज की तारीख में वो पावर यूज कितना किया? यूज किया 0.5%। तो ये टोटल पावर, यूज्ड पावर 0.5। यानी कल को जीजाजी बोले तो ये रेट को 0.5 को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा बढ़ा के 1% किया जा सकता है। ये सीजीएसटी का पावर लिख रहा है, टोटल जीएसटी का पावर नहीं लिख रहा। एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तो ये काउंसिल का रिकमेंडेशन है। ऑफ क्या? नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब ये होता है सेल्स माइनस रिटर्न। तो गुड्स वाला होगा तो गुड्स का सेल वैल्यू माइनस रिटर्न, सर्विस वाला होगा तो सर्विस वैल्यू। तो जितने भी लोग जो सर्विसेज देते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो अर्बन क्लैप अगर उसने सर्विस दिया, आपने उसके थ्रू सर्विस ली है, तो वो भी सेम काम करता है जैसे अमेजॉन करेगा, तो उसके लिए भी ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रहा है तो 52 की बात ही नहीं, वो तो सप्लाई एग्जेम्प्ट है, क्या टैक्स काटेगा तू उसका? थ्रू इट बाय अदर सप्लायर। इसका मतलब इस एक लाइन पे सवाल बनाएगा कि रिलायंस ने अपनी वेबसाइट बना दी और उसके थ्रू अपना सप्लाई कर रहा है, इज रिलायंस एन ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड इज ही लायबल टू कलेक्ट टीसीएस? तो तेरा जवाब हो जाएगा यस, रिलायंस इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है ये भी डिफाइंड है, कि जो भी अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट को बेचता होगा या फैसिलिटी देता होगा कस्टमर को अपने वेबसाइट से खरीदने का, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। लेकिन 52 तब लगता है व्हेन ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑफ अदर सप्लायर्स बेचता, where consideration with such respect to such supplies to be collected by the operator, और उसका consideration कौन collect करता है? ऑपरेटर। तो 59,000 किसने दिया था? अमेजॉन ने। एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दिया। For the purpose of this subsection, net value of taxable supply shall mean aggregate value of taxable supplies of goods, services, both other than those notified in 9(5). अगर 9(5) का केस है तो फिर यहाँ 52 फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है,
या तो तू 95 में रहेगा या 52 में रहेगा, दोनों जगह नहीं रह सकता कि 9,000 भी तू ही दे रहा है गवर्नमेंट को और फिर 500 रुपए अलग काट लिया सेलर का, दोनों काम नहीं करना है। करेक्ट। Made during any month by all registered person through the operator, reduced by aggregate value of taxable supply returned to the supplier during the said month। तो हर महीने Amazon ने एक स्टेटमेंट बनाना है, मिस्टर एक्स ने हमारे वेबसाइट से 50 लाख का सामान बेचा इस महीने, 50 लाख में 10 लाख का सामान रिटर्न आया, नेट सेल किया उसने 40 लाख, 40 लाख का 1% उसका टैक्स काटो, बैलेंस पैसा उसको रिलीज कर दिया जाए। Power to collect amount under subsection 1 shall be without prejudice to any other mode of recovery from the operator। ये पैसा जो काटा है, अब ये पैसा अगर उसने ठीक तरीके से पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को तरीके आते हैं ये पैसा टैक्स कलेक्ट करने का। ये देखो वही विद इन 10 डेज ऑब्लिगेशन क्या करना है, पे। तो पहले काम है पेमेंट करो, तो पेमेंट सेम चीज है, वहां पे भी बोला था 10 दिन के अंदर पेमेंट करो, यहाँ पे बोल रहा है विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ मंथ इन विच सच कलेक्शन इन मेड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एवरी ऑपरेटर, अब बताना 52(4) क्या बोल रहा है। एवरी ऑपरेटर हु कलेक्ट्स द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल फर्निश अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है GSTR 8, यानी ये कौन सा स्टेटमेंट है, मंथली स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, कितने लोगों ने उसके थ्रू उस महीने बेचा था, स्टेटमेंट में क्या बताएगा, XYZ ये 3 लोगों ने मेरे थ्रू इतना इतना सामान बेचा। अफेक्टेड थ्रू इट इंक्लूडिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और बोथ रिटर्न, मतलब दोनों बताएगा, 50 लाख का सामान बेचा 10 लाख का रिटर्न हुआ, तो नेट 40 लाख का सामान बेचा 40 लाख का 1% मैंने आपको टैक्स पे कर दिया। करेक्ट। एंड द अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग सच मंथ इन सच फॉर्म, तू तो इतना समझदार है कि वो फॉर्म भी जान चुका, एंड मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड विद इन 10 डेज, तो दोनों काम एक ही साथ होता है, पे करो और GSTR 8 फाइल करो। फिर आगे के दो प्रोविजन बोल रहा है ये टाइम लिमिट चाहे तो बढ़ा सकता है प्रोवाइडेड कमिश्नर और जो है उस टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है, तो ठीक है वो काम का नहीं। 52(5) पढ़, अब वर्ड 52(4) की वर्डिंग देख और 52(5) की वर्डिंग देख अगले 1 मिनट में। गो थ्रू 52(5) और बताओ दोनों में फर्क क्या है। 4 अभी पढ़ाया, 5 पढ़, तो 5 और 4 में फर्क क्या है, बस बाकी देख वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन से। तो ये जो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, ये फाइल करना है इन GSTR 9B। क्या TDS वालों ने एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता था, TDS उन्होंने तो बस अगले महीने की 10 तारीख GSTR 7 फाइल करना और कुछ नहीं करना। TCS वालों पे ऑब्लिगेशन है एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने का इन 9B, और ये जो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करेंगे सच फॉर्म बता चुका, और कब फाइल करना है 31st डे ऑफ दिसंबर, तो एनुअल स्टेटमेंट की डेट फिक्स है 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। आगे का काम सेम एक्सटेंड किया जा सकता, फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता। ठीक, इसके आगे का रीडिंग लेना अगली क्लास में, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर। गो थ्रू द एनालिसिस पार्ट, अगली क्लास में इसको वाइंड अप करने वाला हूँ, और अगली ही क्लास में हम एक ऐसा चैप्टर चालू करने वाले हैं जो तेरे को सिर्फ तभी समझ में आएगा जब तू क्लास में रहेगा। बुक में लिखा कुछ और मिलेगा, कानून कुछ और होगा, मैं समझाऊंगा कुछ और, एग्जाम में आएगा वही जो मैं समझाऊंगा। करेक्ट। ठीक, क्लास हो। करेक्ट। तो चलिए सामने देख, जैसे अपन ने TDS के बारे में मैंने आपको कल बताया था, वैसे ही अगर TCS देखना है, तो अब अपन ने अगर TCS देखना है तो देखिए, डिडक्ट कलेक्टर का काम था TCS कलेक्ट करना, गवर्नमेंट को अगले महीने की 10 तारीख को पे करना, GSTR 8 में अपना मंथली स्टेटमेंट फाइल करना, फिर एनुअल स्टेटमेंट 9B में फाइल करना, ये सब उसकी फॉर्मेलिटी। अपनी क्या फॉर्मेलिटीज, TDS हो चाहे TCS हो, दोनों इसी में आना है। तो TDS कल मैंने आपको दिखाया था, अभी TCS में देखिए TCS क्रेडिट रिसीव्ड अभी 0 है, अभी अपन ने गया है तो देखो आगे। तो जोमेटो कैसे काट लिया, आपने तो बोला था जोमेटो TCS नहीं करता, तो जोमेटो ने TC 95 पे ऑब्लिगेशन कौन से बिजनेस पे, रेस्टोरेंट बिजनेस। अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उसका टैक्स की लाइबिलिटी जोमेटो पे है अंडर 95 एज एन ई कॉमर्स। लेकिन अदर देन रेस्टोरेंट बिजनेस,
अब आप जोमेटो से कोई भी खाने पीने का सामान मंगा रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में कोई प्रोविजन स्टोर है, वहां भी अगर जोमेटो की सर्विस है और आप उससे या कोई मिठाई की दुकान से आप कुछ एज यूजुअल मिठाई मंगाना चाहते हैं, करेक्ट, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वहां भी सर्विस है, वो तो रेस्टोरेंट नहीं है, तो रेस्टोरेंट नहीं है तो वहां जोमेटो ने क्या करना है, वहां पे फिर सेम काम करना है। कौन सा वाला काम? अब वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स इज ऑफ द शॉपकीपर, करेक्ट। तो देखो टीसीएस कलेक्ट किया, वैल्यू दिख रहा है, अब वैल्यू पे आप टैक्स देखिए, टैक्स कितना दिख रहा है, तो इसका मतलब 235 रुपये अगर होता तो 1% होता, उसका आधा आधा है, इसका मतलब आधा आधा परसेंट। तो टीडीएस में यू हैव 1% ईच, टीसीएस में यू हैव हाफ हाफ परसेंट ईच। तो टीसीएस का टोटल रेट 1%, टीडीएस का टोटल रेट 2%, करेक्ट। अगर आप नंबर देखें तो ये सेपरेट नंबर रहेगा, करेक्ट। तो एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा, एक टीडीएस टीसीएस का रजिस्ट्रेशन होगा, करेक्ट। तो ये एक बेसिक, यानी अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेना है, तो स्टेटस बदल जाना है, स्टेटस बदलने के बाद आपने वो फाइल करना, इट विल गेट डिपॉजिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो वो कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। अभी खाली एक्सेप्ट किया है, फाइल नहीं किया है, फाइल करेंगे तब ये कैश लेजर में आके क्रेडिट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर हो गया? इसका मतलब टीसीएस की अगली रिक्वायरमेंट जो है 52 में, वो भी हमने देख ली। 52 सबसेक्शन 1 ने बोला ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स कलेक्ट करना है ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ अदर पर्सन्स, तो खुद का टैक्स कलेक्ट नहीं करना, जो भी मोड ऑफ रिकवरी है गवर्नमेंट जैसे चाहे कर सकती है। 52(2) में आपने पढ़ा था, 52(3) में 10 डेज के अंदर उसका पेमेंट किया जाना है। 52(4) मंथली स्टेटमेंट फाइल होगा, जीएसटीआर 8 उस फॉर्म का नाम रहेगा, तो वो टीसीएस वाले ने फाइल करना है, करेक्ट। वो टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, कमिश्नर के पास पावर है। 52(5) उसी चीज का एनुअल स्टेटमेंट है, यानी सारी चीजें सेम, उसका एनुअल स्टेटमेंट है। 52(4) इज मंथली स्टेटमेंट एंड 52(5) इज एनुअल स्टेटमेंट। तो ये एनुअल स्टेटमेंट आपने फाइल करना है, और एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने की आखिरी तारीख होती है 31 दिसंबर ऑफ द ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसका मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर आपके लिए 22-23 था, तो उसका एनुअल स्टेटमेंट फाइल होना है बाय 31 दिसंबर 23 जो जा चुका, करेक्ट। तो उस तारीख तक कौन सा फॉर्म फाइल करना था? एक फॉर्म फाइल करना था विच वाज कॉल्ड एज जीएसटीआर 9B। 9 एनुअल रिटर्न है नॉर्मल टैक्स पेयर का, 9 है कंपोजिशन टैक्स पेयर का, 9B जो है वो ई कॉमर्स का एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें ई कॉमर्स वाले ने साल भर में किसको किसको कितना कितना बेचा, टोटल सप्लाई, नेट रिटर्न्स, तो नेट टैक्सेबल सप्लाई उसका टैक्स, ऐसा करके उसने टोटल देना है, करेक्ट। 52(6) 52(6) क्या बोलता है? इफ द ऑपरेटर, मतलब किसकी बात कर रहा है? अमेजॉन फ्लिपकार्ट, आफ्टर फर्निशिंग स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 4, यानी जो उसने मंथली जीएसटीआर 8 फाइल किया, उसके बाद ही डिस्कवर्स एनी ओमिशन या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स, कुछ भूल गया, कुछ इनकरेक्ट जानकारी दे दी, कुछ गलत रिटर्न फाइल कर दिया, देयर एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, एनफोर्समेंट एक्टिविटी बाय टैक्स अथॉरिटीज, और बाद में जब इंस्पेक्शन हुआ, सर्च हुआ, स्क्रूटनी हुई, तो पता चला कि अमेजोन वाले ने ये वाला सेलर का बिल तो बताया ही नहीं, या उससे टोटल उस महीने 10 लाख का सेल हुआ था, इसने रिटर्न में 8 लाख ही बता दिया, करेक्ट। तो इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स बीइंग फर्निश्ड, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ही शैल रेक्टिव, तो जो गलती हुई थी वो गलती को सुधारने का भी मौका उसको दिया जाएगा। ही शैल रेक्टिफाई सच ओमिशन इन करेक्ट पर्टिकुलर्स, incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission were noticed। जिस महीने की गलती थी उस महीने जाके रिवाइज तो आप कर ही नहीं सकते, रिवीजन का ऑप्शन ही नहीं है जीएसटी में। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? जिस महीने ये गलती पता चली, मान लो सितंबर महीने का सेल था, वो जानकारी पता चली मार्च में जाके, तो जब मार्च का वो रिटर्न डालेगा, मार्च के रिटर्न में उसने वो गलती को सुधारना है, करेक्ट। शैल बी रेक्टिफाइड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सेम चीज टीडीएस में कि अगर टाइम पे नहीं दिया, लेट पेमेंट किया, गलत पेमेंट किया,
तो फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट अंडर 50 सबसेक्शन 1, सेम चीज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट अंडर 50 सबसेक्शन 1। लेकिन ये जो सुधारना है इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ओमिशन 22-23 की कोई भी गलती थी, इसको 22-23 में कभी भी सुधार लो। 23-24 में पता चला, कई बार स्क्रूटनी इंस्पेक्शन बाद में होता है, तो मान लो मई 2024 में पता चला या मई 2023 में पता चला कि 22-23 की कोई गलती थी, तो मई 23 में क्या आप उस गलती को सुधार सकते हैं? मतलब फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बाद भी? द आंसर इज यस। जुलाई 23 में? द आंसर इज यस। अक्टूबर 23 में? द आंसर इज यस। नवंबर 23 में? आंसर इज यस। दिसंबर? नो। क्यों? क्योंकि याद करिए अपन ने हर जगह देखा है 30 नवंबर इज द लास्ट डेट। अगर 16/4 किसी ने आईटीसी भी क्लेम करना था तो 30 नवंबर वाज द लास्ट डेट। तो यहाँ पे जो भी एरर्स को रेक्टिफाई भी करना है, तो एरर्स को रेक्टिफाई करना है तो 30 नवंबर जो है ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी द लास्ट डेट। एक प्रैक्टिकल सवाल बना के दे देगा कि 22-23 की गलती फ्लिपकार्ट की पता चली 23-24 में, अब फ्लिपकार्ट की मैनेजमेंट उसको रेक्टिफाई करना चाहती है दिसंबर 2023 में। कैन यू डू सो? बिकॉज इट इज ऑफ द ओपिनियन कि उसको एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना है टिल 31 दिसंबर। तो क्या वो 30 नवंबर के बाद रेक्टिफिकेशन कर सकती है? द आंसर टू इट इज नो। लास्ट डेट है 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद कोई रेक्टिफिकेशन पुराने सालों का नहीं किया जा सकता। करेक्ट? सो दिस इज द टाइम लिमिट। दिस इज द टाइम। उसके बाद सीधा सीधा बोला जा रहा है द सप्लायर हु हैज सप्लाइड द गुड्स सर्विसेज और बोथ थ्रू द ऑपरेटर शैल क्लेम क्रेडिट। यही तो करना था, सप्लायर का काम क्या था कि जिसने अमेजोन और फ्लिपकार्ट और ऐसे सब लोगों के थ्रू बेचा है, अब वो उसका क्रेडिट क्लेम करेगा। क्रेडिट कैसे क्लेम करना है बता चुका आपको मैं। इन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द अमाउंट सो कलेक्टेड रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटर वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के उसे एक्सेप्ट करना है और क्रेडिट क्लेम करना है विच विल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो बाद में उसकी जो भी लाइबिलिटी आएगी उस लाइबिलिटी से ये कैश लेजर का इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद अगले 12, 13, 14 एक तरीके से एक्स्ट्रा काम क्या करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को वो समझा रहा है कि आपने रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से मेंटेन रखें। उसके बाद आप जिसके भी थ्रू बेच रहे हो, कल को हम उसकी कोई भी जानकारी मांगे, आपको वो जानकारी देना पड़ेगा कि कौन से गोडाउन, कौन से वेयर हाउस, पूरी डिटेल आपको रखनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के जो आपके में उसमें रजिस्टर्ड है, जो भी सेलर जो आपके थ्रू बेच रहा है, उसकी पूरी केवाईसी टाइप की डिटेल्स आपके पास रहनी चाहिए। हमने कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मंगवाई, आपको शेयर करना पड़ेगा, और अगर आपने ये जानकारी नहीं दी तो पेनाल्टी लगाई जा सकती है 25,000 रुपए। करेक्ट? Any authority not below the rank of DC may serve a notice either before or during the course of any proceedings under this act requiring the operator to furnish details. Requiring the operator to furnish details. Operator मतलब कौन हो गया? जहां जहां operator बोल रहा है मतलब Amazon. To furnish details relating to supplies of goods, services or both to such operator. या आपसे कोई जानकारी मंगाई जा रही है कि बताओ आपसे कितना सप्लाई हुआ, तो उसको देना पड़ेगा। और stock of goods held by the suppliers making supplies through such operator in godown or warehouses by whatever name called managed by such। तो आप देखते हैं कई बार अमेजोन के खुद के गोडाउन्स होते हैं, तो जो उसके गोडाउन होते हैं उसमें बहुत सारे शॉपकीपर्स के प्रोडक्ट पड़े हुए होते हैं। करेक्ट? तो वो जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट सेलर की शॉप पे पड़ा रहे, तो सेलर से वो अमेजोन के गोडाउन में गया, अब वहां से अमेजोन से आप तक पहुंचा, अब आपने रिटर्न करना है तो वो वापस जा रहा है अमेजोन गोडाउन में, तो यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना सामान तो उसके गोडाउन में रहेगा। जब तक वो सेलर पिकअप नहीं कर लेगा तब तक तो वो सामान अमेजोन के गोडाउन में पड़ा हुआ है। अब जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के गोडाउन में पड़ा हुआ है, बहुत सारे सामान, उसमें कौन सा सामान किसका है, ये सारी जानकारी अमेजोन को देनी पड़ेगी। करेक्ट? बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड बिकॉज इट इज मैनेज्ड बाय सच ऑपरेटर। तो वो गोडाउन को किसका है? अमेजोन का है। तो इसलिए declared as additional place of business by such supplier as may be specified in the notice। मतलब कुल मिला के अगर ऑपरेटर से कोई जानकारी मांगी गई, सप्लायर से क्या सप्लाई हुआ या फिर क्या गोडाउन में किसका सामान पड़ा है, तो वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी। Every operator whom notice has been served under subsection 10, 12
shall furnish required information within 15 working। जब आपसे जानकारी मांगी जाएगी, वो जानकारी मांगने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसका जवाब देना है, और जवाब नहीं दिया तो यही उसकी सजा है। इट में बी लायबल फॉर पेनाल्टी अप टू ₹25,000। करेक्ट। तो पेनाल्टी का सेक्शन है 122, जो ऑब्वियसली आपके इंटर लेवल पे नहीं है, फाइनल पे पूरा चैप्टर आने वाला है पेनाल्टी। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब नोटिस आएगा, 15 दिन में जवाब दो। अगर आपने वो जवाब नहीं दिया, आप पे विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी एक्शन अंडर 122। 122 में जो एक्शन लेना है वो तो ले ही सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपका गोडाउन सीज कर ले, गुड्स कॉन्फिस्केट कर ले, तो वो सब जो एक्शन लेना है वो तो ले ही देंगे। 25,000 की पेनाल्टी अलग लगा देंगे। करेक्ट। लायबल टू अ पेनाल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000। तो ये पूरा टीसीएस के बारे में जितनी बातें हमने पढ़ी उसको लेके। करेक्ट। तो एनालिसिस खाली हेडिंग पढ़ रहा हूँ, बताना कौन सी चीज़ अब आपको नहीं पता। ओवरव्यू ऑफ टीसीएस आप पूरी तरीके से जान चुके। एग्जांपल देखते हैं। देयर आर मेनी ई कॉमर्स ऑपरेटर, हियर इन आफ्टर रेफर टू एज ऑपरेटर्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे रहा है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लैप एटसेट्रा ऑपरेटिंग इन इंडिया। These operators display on their portal products as well as services which are actually supplied by some other person to the consumer। तो सेलर कोई दूसरा होता है, कंज्यूमर कोई और होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट आप देखते हैं किसी तीसरे के पोर्टल। The goods or services belonging to other suppliers are displayed on the portals of the operator and consumers buy such goods services through this portal। चेक करना, आप जो अमेजोन से परचेजिंग करते पूरा वही बात लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे। करेक्ट। ऑन प्लेसिंग द ऑर्डर, तूने अमेजोन खोला, ऑर्डर प्लेस किया फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस टीवी, एक्चुअल सप्लायर दिल्ली वाला सप्लाइज द सेलेक्टेड प्रोडक्ट टीवी थ्रू अमेजोन टू द बायर। इसका मतलब यही काम होता है, ऐसे ही काम होता है। उसके बाद आई बात पैसों की। द प्राइस कंसिडरेशन फॉर द टीवी इज कलेक्टेड बाय अमेजोन फ्रॉम द बायर एंड पास्ड ऑन टू द दिल्ली वाला आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो उसने अपना पैसा काटा, और कमीशन एक सर्विस है तो ऑब्वियसली उस पर जीएसटी भी काटा। एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द ऑपरेटर। तो जैसी भी बात हुई थी जो पैसा काटने का, वो पूरा पैसा अमेजोन ने उसका काटना है, और वो डिडक्ट करने के बाद जो भी आएगा फिर उसका 1% टीसीएस अलग काटेगा, और बैलेंस अमाउंट ही विल रीइंबर्स और ही विल गिव बैक टू द सप्लायर, दैट इज सेलर। तो हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस? ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉट बीइंग एन एजेंट, जो एजेंट नहीं है, has been mandated to collect TCS on net value of taxable, net value of tax, सप्लाईज नेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, महीने में 10 लाख का सामान बेचा और 2 लाख का रिटर्न आ गया, तो 8 लाख पे ही टीसीएस लेगा। मेड थ्रू इट बाय द सप्लायर्स वेयर इको कलेक्ट्स द कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लाई। इसका मतलब पैसा अगर डायरेक्टली कोई कस्टमर सेलर ही ले रहा है, फिर तो ई कॉमर्स का रोल ही नहीं है, फिर ई कॉमर्स का रोल ही नहीं है, फिर टीसीएस की बात नहीं आएगी। रेट ऑफ टीसीएस इज 0.5% ऑफ नेट वैल्यू, यानी इफेक्टिवली देखा जाए तो 1% टोटल, यानी रेट ऑफ टीसीएस टोटल 1%। पावर है 2% का, यूज किया है 1%। एग्जाम्पल, सपोज अ सर्टेन प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 1120, जिसमें जीएसटी 12% है, मतलब प्रोडक्ट कितने का हुआ? 1000 रुपए का। टू द ऑपरेटर बाय द सप्लायर, ऑपरेटर वुड कलेक्ट 1% ऑफ 1000 रुपीज, यानी 10 रुपए इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। तो इंटरस्टेट हुआ तो 10 रुपए आईजीएसटी, इंट्रा हुआ तो 5-5 रुपए सीजीएसटी के नाम पे लेगा। और वो किस पे लेता है? नेट वैल्यू पे लेता है, वो आप जानते हैं। अब कब कब 9.5 लगता है, याद करो ये चीज आपने चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि 9.5 किन किन इंस्टेंसेस पे लगता है। तो जितने भी ऐसे रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, ओमनी बस, अदर मोटर व्हीकल है, ओला, उबर, तो इन लोगों पे 9.5 लगता है, तो उन्होंने 52 फॉलो नहीं करना। दूसरा, जितने भी ऐसे होटल्स, गेस्ट हाउस है जो खुद रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी, अगर होटल वाला खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी पे, फिर तो होटल वाले को आपने ही टैक्स देना है, तो वो काम नॉर्मल तरीके से होगा। पर वो होटल की बुकिंग आपने किससे करी थी? वो होटल की बुकिंग आपने किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर से करी, तो आपने पैसा ई कॉमर्स ऑपरेटर को दिया, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले ने वो पैसा जो है होटल वाले को दिया। अब इस इंस्टेंस में सवाल ये है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर 9.5 में टैक्स पे करेगा कि वो
52 में टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वेदर होटल वाला इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। अगर होटल वाले का रजिस्ट्रेशन है अंडर 22(1), ये बात ऑलरेडी वहां पे लिखी हुई थी, चार्जिंग सेक्शन जब आपने पढ़ा, सेम चीज सेम पैराग्राफ वहां मिलेगा आपको। तो वहां पे जब आपने पढ़ा तो उस समय मैंने बताया था अगर होटल वाला रजिस्टर्ड है तो उस केस में होटल वाला टैक्स लेगा, तो ये 52 का केस बन जाएगा, जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या करना है, टीसीएस लेना। लेकिन अगर होटल वाला इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी लॉ में, तो फिर क्या होगा, फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले ने ही टैक्स लेना है और 95 के अंदर पे करना है ऑब्लिगेशन। करेक्ट। वैसे ही सेम काम प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एटसेट्रा की सर्विस देने वाले ऐसी कई ऑपरेटर्स है जो सर्विसेज देते हैं, तो सर्विस में भी सेम है। अगर सर्विस प्रोवाइडर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो फिर ये 52 का केस होगा, ये 95 का केस नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, जहाँ पे ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर ऑपरेटर ने 95 का केस बना के खुद टैक्स पे कर देना है और 52 में टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक। और इसी में देखिए आ गया था रेस्टोरेंट सर्विस, तो 1 जनवरी 22 से रेस्टोरेंट सर्विस भी आ गया, तो यानी ये कंपलसरी 95 में आ गया। इसमें ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट वाला रजिस्टर्ड है तो रेस्टोरेंट वाला टैक्स पे करेगा, ऐसा नहीं है, वो पहले था, अब खत्म हो चुका। इसका मतलब अब रेस्टोरेंट, ओला, उबर एक जैसे हो गए, तो वहां पे टैक्स कंपलसरी जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर नहीं पे करना है, सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करना है। करेक्ट। तो इसके अंदर रेस्टोरेंट, सीटिंग जॉइंट्स आ गए, जैसे एग्जांपल के तौर पे जोमेटो, स्विगी। करेक्ट। तो कब 95 लग रहा है और कब 52 लग रहा है, ये केस बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गया हमको। डिपॉजिट ऑफ टीसीएस बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ये डिपॉजिट करना है 10 तारीख को, आप जान चुके। सवाल देखिए, Mr. X is a supplier selling his own products through a website hosted by him. Does he fall under the definition of electronic commerce operator? क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है? तो क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है? The answer to it is yes. Whether he is required to collect TCS? The answer to it is correct. So e-commerce operator Mr. X will come under the definition of e-commerce operator. However, according to 52, TCS is required to be collected on net value of taxable supplies made through it by other suppliers, where the consideration is to be collected by ECO. In cases where someone is selling their own products through a website, there is no requirement to collect TCS as per 52. This transaction will be liable to GST at prevailing rates. तो फिर ये तो नॉर्मल है, खुद ही टैक्स लो और नॉर्मल उस पर आप टैक्स पे करो, इसमें आप अपना ही TCS किससे। सवाल नंबर 2, Mr. A purchases goods from different vendors and in turn Mr. A is selling them on his own website under his own billing. Is TCS required to be collected on such? जब कई बार तू नहीं पढ़ता है तो शायद तू सही जवाब दे देता है, लेकिन जब ओवर पढ़ाई हो जाती है तेरी, तो तू हर चीज में अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर और सोचने लग जाता है कि क्या इस पे टीसीएस लगना चाहिए, हाँ टीसीएस का चैप्टर तो था तो टीसीएस लगना चाहिए, तो क्या ये ट्रांजैक्शन पे टीसीएस लगना चाहिए, यहाँ हो क्या रहा है, सेल परचेज हो रहा है। नॉर्मली आप करते क्या है, मैं दूसरे लोगों से सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ, वही तो करता हूँ, तो मैं जिससे सामान खरीदता हूँ क्या उससे टीसीएस ले लूं मैं? ये तो सीधा सीधा बिजनेस है कि आप किसी से खरीद रहे हो, परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, तो मैंने ABCD से खरीदा, करेक्ट, दे आर माय सप्लायर्स, मैंने उनसे सामान खरीदा और मैंने वो सामान आपको बेच दिया, तो मैं तो बिजनेसमैन हूँ, परचेज और सेल किया, तो इधर जो बेचा उससे आउटपुट लूंगा, इधर जो टैक्स दिया वो इनपुट लूंगा, टीसीएस कहाँ से आ गया बीच में? जस्ट बिकॉज वेबसाइट डाल दिया मतलब आपका दिमाग टीसीएस पे चलना चालू हो। पढ़ लीजिए आंसर, गो थ्रू द आंसर क्विकली।
तो दिस इज जस्ट नॉर्मल बिजनेस। तो नॉर्मल रेट से जीएसटी लगेगा, आउटपुट जो सेल किया उस पर टैक्स लो, इनपुट जिस पे टैक्स दिया उसका इनपुट लो, आउटपुट माइनस इनपुट, 8 नंबर सॉल्व करो। करेक्ट। तो ये बेसिक हो गया। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम जैसे टीडीएस वालों ने रजिस्ट्रेशन करना था। फॉर्म कौन सा था? REG 07 में अप्लाई करो और 6 ले जाओ, वही काम यहाँ पे भी होता है। अच्छा मान लीजिए सपोज मुझे टीडीएस भी डिडक्ट करना है या टीसीएस, हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली जीएसटी में नहीं होगा, इनकम टैक्स में तो होता है, पर टीडीएस टीसीएस दोनों कलेक्ट करना ही तो क्या दो अलग नंबर लेने पड़े? टीडीएस के लिए अलग, टीसीएस के लिए। टीडीएस एंड टीसीएस एक ही होता है। करेक्ट। तो 10 इनकम टैक्स में एक ही होता है, वो डिडक्शन के भी काम आएगा, वो कलेक्शन के भी काम आएगा। तो टीडीएस के लिए अलग 10, टीसीएस के लिए अलग 10 नहीं होता। करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो इनफ है। वही रजिस्ट्रेशन कराना है, सेम फॉर्म है, REG 07 फाइल करो, 3 वर्किंग डेज में आपको 6 मिल जाना है। सेम प्रोसीजर। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद 52 शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो इतना समझदार है, तेरे को पता ही है किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है REG 07 थ्रू द कॉमन पोर्टल अप्लाई करो। प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन ग्रांट रजिस्ट्रेशन। और तो इतना समझदार है, तेरे को भी पता है रजिस्ट्रेशन किस में देगा, वो रजिस्ट्रेशन देगा REG 06 में। फिर अगर लगता है कि नाउ यू आर नो मोर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऑन रिक्वेस्ट अपॉन इंक्वायरी एंड एनी अदर प्रोसीडिंग्स इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट एनी पर्सन इज no longer liable to deduct tax at source under 52, स्टेट ऑफिसर में कैंसल द सेट रजिस्ट्रेशन। तू तो इतना समझदार है कि इसके लिए वो इशू कर देगा तेरे को REG 08 फॉलोइंग प्रोसीजर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 22। फाइलिंग ऑफ मंथली एनुअल दोनों तुझे बता चुका। मंथली करना है तो GSTR 8 करना है, एनुअल करना है तो GSTR 9 भी करना है। 8 फाइल करना है विद इन 10 डेज ऑफ ईच मंथ, 9 फाइल करना है, 9 भी फाइल करना है तो 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करना है। नोटिस दिया जाएगा, नोटिस का जवाब 15 दिन में देना है, पेनाल्टी 25,000 रुपए तक की लगाई जा सकती है। ये आपका चैप्टर है पूरा TCS। करेक्ट। तो TDS भी पूरा कंप्लीट, TCS भी पूरा कंप्लीट। कुछ टेस्ट और नॉलेज कर लेते हैं कि कुछ बचा हुआ है क्या नॉलेज लेने लायक। नंबर 1, whether the rate of tax of 1% notified under 52 of CG is CGST और SGST और combination of both। ले ऐसा सवाल पूछा, 1% जो टैक्स है वो CGST का है, SGST का है कि कॉम्बिनेशन है? तो TCS में 1% कॉम्बिनेशन है। करेक्ट। TDS में 1% मतलब CGST का रेट है या SGST का रेट है। Is every e-commerce operator required to collect tax on behalf of actual supplier? जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उसने कलेक्ट करना ही है टैक्स, अनलेस वो अपनी ही वेबसाइट में अपना ही सामान। तो नॉर्मली तो बाय डिफॉल्ट यस है, क्योंकि ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपना सामान नहीं बेचता है। करेक्ट। तो यस, एवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स वेयर कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई इज बीइंग कलेक्टेड बाय। वहां कोई नाम नहीं लिखा कि सिर्फ अमेजोन ने ये काम करना। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है हर व्यक्ति ने 52 का काम करना है, अनलेस आप उसमें अपना ही सामान। हाउएवर नो TCS इज रिक्वायर्ड कब? अगर 95 लगता है, जहां पे भी 95 है वहां पे 52 फॉलो करने की जरूरत नहीं। या फिर एग्जाम सप्लाई, TCS की पूरी बात ही टैक्सेबल सप्लाई पे आती है। या फिर सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन रिवर्स। अगर रेसिपिएंट पे ऑब्लिगेशन है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने का, वो तो फिर वो टैक्स पे करेगा, फिर मैं क्यों लूंगा उससे और मैं क्यों पे करूं। लॉजिक समझिएगा। TCS state whether provisions pertaining to TCS under 52 will be applicable if Python Limited sells watch on its own through its own website। Python की कौन सी घड़ी आती है? टास्ट ट्रैक। तो टास्ट ट्रैक एक घड़ी है जो वो बेच रहा है। जब ये पाइथन कर सकता है तो अपन भी टास्क ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम में जान पूछ के आता है। तो अपनी ही वेबसाइट से बेच रहा है, इज ही लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स? क्या टैक्स एट सोर्स कलेक्ट करना है? हाँ कि ना, हाँ कि ना? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जवाब सेम है, सेम क्वेश्चन अपन देख चुके। नंबर 4, देयर इज नो ओनर्स ऑफ फाइलिंग एनी मंथली एनुअल स्टेटमेंट बाई इको। कुछ फाइल ही नहीं करना। Examine the technical veracity of the statement by explaining relevant provision। तो क्या फाइल करना पड़ता है? दो स्टेटमेंट फाइल करना है, मंथली
मंथली जीएसटीआर 1 कब फाइल करना? 10th of the month following the month in which supply took place. Correct. और annual statement फाइल करना 9B 31st December following the end of the financial. State whether provisions relating to collection of tax under 52 of which is really applicable if ABC Limited, who is dealer of Royal brand, sells watches through Flipkart and e-commerce. तो एबीसी लिमिटेड है जो कि डीलर है, वो वॉच भेजता है फ्लिपकार्ट से एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, और फ्लिपकार्ट के थ्रू भेज रहा है। इसका मतलब अभी तो स्लिप होगा ही ना, अब टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेलर रॉयल ब्रांड है, घड़ी बेच रहा है, बायर कस्टमर है, तो इस केस में टीसीएस विल बी एप्लीकेबल। करेक्ट, तो टीसीएस एप्लीकेबल होके रहेगा। बोलो टीडीएस टीसीएस चैप्टर आपका हुआ नहीं हुआ?